Hello, welcome to the first video of Learn Stocks. स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट इंडिया में स्टॉक मार्केट को लेके ये कहा जाता है कि ये एक गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है वो लॉस करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में 136 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ ओनली 4.3% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है। लेकिन अगर डेवलप्ड नेशंस का बात किया जाए जैसे कि यूएसए, उसमें मोर देन 50% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। एक बात आप मुझे ही बताइए कि अगर साइंटिस्ट को नहीं पता होता रॉकेट साइंस के बारे में तो क्या कभी रॉकेट मून पे जा पाता? क्या नहीं। तो फिर अगर मुझे कोई किसी चीज़ के बारे में एजुकेशन, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो फिर मैं उसे कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर पाऊंगा। लैक ऑफ एजुकेशन के कारण सिर्फ 5% लोग ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाते हैं, बाकी के 95% लोग लॉस करते हैं पैसा। ऐसा क्यों? 3 मुख्य रीजन है। इसका फर्स्ट रीजन ये है कि नो प्रॉपर एजुकेशन, जैसे एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। सेकेंड, उनके पास किसी के पास पैसा हो भी जाता है तो उन्हें पैसा मैनेज करने नहीं आता। दे डू नॉट नो हाउ टू मैनेज मनी। फिर नेक्स्ट है, दे डू नॉट नो द प्रॉपर ट्रेडिंग प्रोसेस। उन्हें एक पूरा प्रॉपर ट्रेडिंग प्रोसेस नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार खरीद के लेके आते हैं, अगर आपको कार चलाने का प्रोसेस नहीं पता है फिर आप कैसे कार चलाएंगे? कार चलाने का क्या प्रोसेस है? लाइक स्टार्ट करेंगे, फिर गियर लगाएंगे, फिर क्लच दबाएंगे, फिर गियर लगाएंगे, फिर गाड़ी आगे धीरे धीरे बढ़ेगी आगे। एक पूरा कार चलाने का प्रोसेस हो गया। तो जब तक आपको एक ट्रेड करने का पूरा प्रोसेस नहीं पता होगा फिर आप ट्रेड कैसे कर पाएंगे? मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा कमाया जाता है। उससे पहले स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए और मार्केट को समझने के लिए सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए आपको। पहला चीज़, मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस क्यों चाहिए आपको? मार्केट एनालिसिस इसलिए चाहिए आपको क्योंकि अगर आप पहले से डिसाइड करके नहीं रखेंगे कि मुझे कल किस स्टॉक में ट्रेड करना है, किस लेवल पे मुझे किस स्टॉक में बाई करना है, किस लेवल पे मुझे किस स्टॉक में सेल करना है, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा, तो ये आपको प्री डिफाइन रखना पड़ेगा मार्केट एनालिसिस के थ्रू, जो कि मैं डेली का डेली इस चैनल पे पोस्ट करते रहूँगा। मार्केट एनालिसिस। नेक्स्ट है ट्रेडिंग प्रोसेस। एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्रोसेस आना ही चाहिए। और द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, एक ऐसा स्ट्रेटेजी जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पैसा अर्न करके दे विदाउट मेकिंग अ मैक्सिमम लॉस। स्टॉक मार्केट में पैसा अर्न कराने में ये 7 पॉइंट्स आर वेरी हेल्पफुल। दिस 7 पॉइंट्स आर वेरी हेल्पफुल। तो ये 7 पॉइंट्स पे जिसका कमांड हो जाता है, ही कैन बी अ गुड ट्रेडर, जिसका मैंने नाम दिया है 7 जेम्स। पहला पॉइंट, टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड, स्ट्रेटेजी। थर्ड, मनी मैनेजमेंट। 4, रिस्क मैनेजमेंट। 5th, ट्रेडिंग मेथड। 6th, ट्रेडिंग प्रोसीजर। 7, साइकोलॉजी। लेट्स डिस्कस दिस 7 पॉइंट्स ऑन बोर्ड। जो मैं उसको 7 पॉइंट्स बताया था उसमें से फर्स्ट पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे आते हैं। जैसे फर्स्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा कैंडल क्या होता है, कैंडल कितने टाइप्स के होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट जोन है और कहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। फिर ट्रेंड लाइंस कैसे और कहाँ ड्रॉ करते हैं। फिर ट्रेंड, मार्केट में किस ट्रेंड में है। चार्ट पैटर्न्स, फिर आपको चार्ट पैटर्न्स पहचानना होगा, फिर ब्रेकआउट जानना होगा, एंड देन प्राइस एक्शन, एंड लास्ट इज इंडिकेटर। लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट्स ऑन नेक्स्ट इज कैंडल। कैंडल एक इस शेप का होता है, राइट। तो कैंडल में ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग वीक बोलते हैं। क्या बोलते हो? वीक बोलते हैं, वीक ऑफ द कैंडल। और यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी ऑफ द कैंडल। क्या बोलते हैं? बॉडी। तो वीक और बॉडी मिलके क्या बनता है? वीक प्लस बॉडी मिलके क्या बन जाता है? हमारा कैंडल बन जाता है। इसमें OHLC भी होता है, ओपन हाई लो क्लोज। OHLC यानी ये अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका ये हाई हो जाएगा, दिस इज हाई ऑफ द कैंडल, एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ द कैंडल, ठीक है। एंड दिस इज द लो ऑफ द कैंडल, एंड दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल। इन अ कैंडल
OHLC in a candle, closing always matters. Closing is the most important part in candle. क्यों क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि मार्केट जब ओपन हुआ तब ये कैंडल कहाँ से ओपन हुआ? इस पॉइंट से कैंडल ओपन हुआ, ये नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर, फिर हाई ऊपर तक का लिया, फिर नीचे आया। तो क्लोजिंग क्यों मैटर करता है? क्योंकि ऊपर नीचे जाने के बाद मार्केट कहाँ पे सेटल हुआ, बायर्स और सेलर्स के बीच में कहाँ पे सेटलमेंट हुआ, क्लोजिंग हमें ये बताता है कैंडल में। अब कैंडल्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि डोजी होता है, फिर हैमर टाइप ऑफ कैंडल होता है। सब कैंडल का एक अलग अलग अपना मीनिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऐसे मूव करता है, ठीक है, अगर हम इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने का कोशिश करें तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है हमें? जैसे कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या, एक लाइन को अगर यहाँ से खींचने का कोशिश करें तो ऑटोमेटिक सेकेंड पॉइंट टच हो रहा है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ से ये पॉइंट भी यहाँ टच हो रहा है और ये पॉइंट भी लगभग यहाँ टच हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो सपोर्ट क्या होता है? अगर मैं किसी चेयर पे बैठा हूँ तो मेरे लिए क्या है? सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? क्योंकि मुझे नीचे नहीं गिरने दे रहा है। और रेजिस्टेंस क्या है मेरे लिए? अगर मैं रूम में बैठा हूँ तो सीलिंग क्या है मेरे लिए? रेजिस्टेंस है, क्योंकि मैं आसानी से ऊपर नहीं जा सकता। मैं लैडर के सहारे ऊपर जा सकता हूँ, बट आसानी से मैं ऊपर नहीं जा सकता, डायरेक्टली मैं ऊपर नहीं जा सकता। अगर किसी स्टॉक का प्राइस आता है नीचे से ऊपर की तरफ और यहाँ पे इस पॉइंट पे हिट करता है, और यहाँ पे हिट करने के बाद वो नीचे फॉल कर जाता है, गिर जाता है, फिर से अगेन ये ट्राई करता है और फिर से यहाँ टच होकर फिर से फॉल कर जाता है, तो ये 2 पॉइंट के लिए, ये इतने एरिया के लिए क्या वर्क किया? ये रेजिस्टेंस का वर्क किया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उसे नहीं जाने दिया आसानी से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इस लाइन का, इस रेड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ये ब्रेक कर गया। ये ब्रेक होने के बाद ये ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे हमें क्या, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, जो तीनों लाइन को टच कर रहा है लगभग। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो फिर ये इतने पार्ट के लिए क्या हो जाएगा? ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर की तरफ नहीं जाने दे रहा है। लेकिन जब इसने इस रेजिस्टेंस को R1 को, सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2, R1 को जब इसने ब्रेक किया तो ये R2 पे जाकर टच किया, यहाँ से फॉल किया तो सपोर्ट किस पॉइंट से लिया? इसी R1 से सपोर्ट लिया, राइट? इसी R1 से सपोर्ट लिया, तो ये क्या रेजिस्टेंस अब क्या है इसके लिए? इतने दूर के लिए स्टॉक प्राइस के लिए रेजिस्टेंस क्या बन गया? एक सपोर्ट बन गया। ऐसे ही रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन फाइंड करते हैं किसी भी स्टॉक के चार्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस क्या होता है? सपोज कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा है लाइक दैट, ठीक है, लाइक दैट, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऑटोमेटिक फर्स्ट पॉइंट जो सेकंड पॉइंट को टच कराता है, तो क्या पूरे पॉइंट पे टच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है वो क्या एक्ट कर रहा है? एज अ सपोर्ट। जब भी इस पॉइंट पे आता है स्टॉक का प्राइस, तब यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक किया। ऐसे करते करते सपोर्ट एंड बाउंस बैक चलते रहता है। तो एक ट्रेंड लाइन क्या होता है? एक ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों होता है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर कोई स्टॉक का प्राइस, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो उसके लो को जब हम लो को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करेंगे और उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच किया, तो अब ऑटोमेटिक जब मैंने इसे आगे बढ़ाया तो सभी पॉइंट ऑटोमेटिक लगभग टच कर रहे हैं, राइट। तो मैंने इसके लो को बस पकड़ा, तो इस लो को पकड़ने पे ऑटोमेटिक सब टच हो गया। तो अप ट्रेंड में लो को टच कराएंगे, और अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो, सपोज कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ऐसे डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? इसके हाई को टच करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके हाई को अगर हम टच कराएं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिक, चौथा, ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को जब मैंने टच कराया तो थर्ड और फोर्थ ऑटोमेटिक टच हो रहा है लगभग। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन कैसे वर्क किया? एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया। सो ट्रेंड लाइन क्या एक्ट करता है? रेजिस्टेंस और सपोर्ट
दोनों तरह ट्रेंड लाइन वर्क करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कि ट्रेंड क्या होता है, राइट। ट्रेंड क्या होता है, देखिए ट्रेंड क्या होता है। सपोज ट्रेंड क्या होता है, जैसे प्राइस ऐसे जा रहा है, लाइक प्राइस ही जा रहा है, ठीक है, प्राइस जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे कि कोई चीज़ अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, ये देखने से नहीं, ये देखने ऊपर जा रहा है तो ये अप ट्रेंड होगा, नहीं, इससे पता नहीं चलता है। पता किससे चलता है, पता इससे चलता है कि ये देखिए लो हो गया इसका, ये लो हो गया, सपोज ये बहुत सारे प्राइस पे है, ठीक है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, एक बार में लो कहाँ, ये लो मारा है यहाँ का और यहाँ का हाई मारा है, फिर ये हाइयर लो हो गया। ये हाइयर लो कैसे हुआ, हाइयर लो कैसे हुआ कि इस पॉइंट से अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से, क्या इस पॉइंट ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा हाइयर लो, राइट। फिर ये क्या हो जाएगा हाइयर हाई, क्या हो जाएगा ये हाइयर हाई, फिर ये हाइयर लो, फिर ये हाइयर हाई, फिर ये हाइयर लो, फिर ये हाइयर हाई, फिर ये हाइयर लो, फिर ये हाइयर हाई एंड ये हाइयर लो। मीन्स अगर कोई स्टॉक हाइयर हाई एंड हाइयर लो के फॉर्म में है, अगर कोई स्टॉक हाइयर हाई हाइयर लो के फॉर्म में है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अप ट्रेंड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, अप ट्रेंड, कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, राइट। अब जानते हैं कि डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं, ठीक है। सपोज कोई प्राइस ऐसे आ रहा है 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 आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, सपोज कोई प्राइस ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका हाई, राइट, ये क्या हो जाएगा इसका हाई, ये क्या हो जाएगा लो। तो यहाँ पे क्या बनाया, अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे एंड फिर ऐसे, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, एक ऐसे एंड फिर एक ऐसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ एक ऐसे एंड फिर ऐसे, ठीक है, तो ये क्या दिखता है, यहाँ पे हमको आगे दिखता है कि ये लोअर हाई है, राइट। ये क्या है लोअर हाई, दिस इज द लोअर हाई, ये क्या है यहाँ पे लोअर हाई, फिर यहाँ पे क्या है ये लोअर लो, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिखता है लोअर हाई, फिर यहाँ पे क्या दिखता है लोअर लो, फिर क्या दिखता है यहाँ पे लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर लो, फिर लोअर हाई एंड लोअर लो, ये यहाँ तक दिखता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई अगर कोई स्टॉक लोअर हाई से लोअर लो के फॉर्म में हो, लोअर हाई टू लोअर लो के फॉर्म में हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड, राइट, उसको बोलते हैं लोग डाउन ट्रेंड। चार्ट पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, लाइक डबल टॉप। डबल टॉप इसे क्यों बोलते हैं, डबल टॉप इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एक पहला टॉप हो गया इस कैंडल का, फर्स्ट टॉप, लेकिन ये सेकंड टॉप हो गया इस कैंडल का। अब इसमें कैसे ट्रेड करते हैं मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा होता है, ये एक शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया और ये एक शोल्डर हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया शोल्डर, राइट, और ये क्या हो गया इसका एक राइट शोल्डर, सॉरी इसका राइट शोल्डर हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो गया इसके लिए पीक पॉइंट हो गया इसका हेड। इसी तरह के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जिस पे कैसे ट्रेड करते हैं मैं बताऊंगा।
नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट पढ़ने के लिए हमें ये जानना होगा। ब्रेकआउट जैसे कि मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सपोज किसी स्टॉक का प्राइस आता है ऐसे करके, इससे टच किया, गिर गया, क्योंकि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया। फिर इसे टच किया, फिर से गिर गया, रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया। लेकिन जब यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर गया, तो इसे ही बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, क्योंकि स्टॉक ने 2 बार ऑलरेडी ट्राई कर चुका था ब्रेक करने का, लेकिन नहीं तोड़ पा रहा था। लेकिन तीसरे टाइम इसने ब्रेक किया, तो इस लाइन का जब ब्रेक हुआ, तो इसे, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट फेनोमेना। और इस पे कैसे ट्रेड करते हैं मैं बताऊंगा। नेक्स्ट प्राइस एक्शन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्राइस एक्शन किसे कहते हैं। प्राइस एक्शन जैसे स्टॉक का प्राइस अप डाउन मूव करता है, तो जो भी प्राइस के द्वारा एक्शन लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन किसने बनाया? प्राइस ने ही बनाया ना, बिल्कुल प्राइस बनाया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक बार टच किया, प्राइस यहाँ पे दूसरी बार टच किया, लेकिन इसको तीसरी बार में ब्रेक कर दिया। तो ये किसके द्वारा एक्शन किया गया? ये प्राइस के द्वारा एक्शन किया गया है। प्राइस के द्वारा ये एक्शन किया गया है, जो भी रेजिस्टेंस बनाने का या फिर इस पॉइंट पे सपोर्ट बनाने का। तो ये कौन एक्ट किया है? प्राइस एक्ट किया है, तभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बना है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइस एक्शन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, लाइक RSI, like VWAP, like CPR, मूविंग एवरेजेस, इतने टाइप्स के, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। लेकिन इन सभी इंडिकेटर्स का क्या काम है ट्रेडिंग में, ये जानना है हमें। तो इंडिकेटर्स का काम इतना ही रहता है कि अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, सपोज हम टी ट्रेड ले रहे हैं, तो उस टी ट्रेड को विन करने का कितना प्रोबेबिलिटी है, उसके प्रोबेबिलिटी को इंडिकेटर्स के माध्यम से हम लोग उसके प्रोबेबिलिटी को देख सकते हैं कि कितना प्रोबेबिलिटी है इस ट्रेड में मुझे विन करने का, इस ट्रेड में मुझे पैसे कमाने का कितना प्रोबेबिलिटी है। बस ये बताता है इंडिकेटर्स। बस वो प्रोबेबिलिटी, मतलब वो एक चेकआउट टाइप होता है कि अगर RSI का बैंड होता है 60 और 40 का, तो एक स्ट्रैटेजी है कि 60 और 40 का ये बैंड हुआ, तो अगर 60 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे बाई लोग इनिशिएट करता है, 40 को ब्रेक करता है तो लोग यहाँ पे सेल इनिशिएट करता है। ये कैसा स्ट्रैटेजी है? तो ये किसी भी ट्रेड को लेने में बस ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है, ये इंडिकेटर्स का वर्क होता है। अब हमें पढ़ना है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी में जारी क्या होना चाहिए? विन रेशियो ऑफ द स्ट्रैटेजी, की कितने टाइम ये प्रॉफिटेबल होता है। कि अगर मैं कंसेक्यूटिव 10 ट्रेड्स लेता हूँ, सपोज मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे, तो इस 10 ट्रेड में मुझे ये कितने बार ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैं इसमें अर्न कर पाऊंगा पैसा। अगर सपोज किसी स्ट्रैटेजी का विन रेशियो अगर 50% होता है कि 50% टाइम आपको पैसा कमा के देगा, आपको अर्न कराएगा। सपोज किसी आदमी ने 5 बार पैसा कमाया और 5 बार लॉस कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा विन रेशियो? इस स्ट्रैटेजी का विन रेशियो कितना हो जाएगा? 50%, क्योंकि वो 5 बार पैसा कमाया और 5 बार लॉस किया, इसलिए इस स्ट्रैटेजी का 50% विन रेशियो हो जाएगा। फिर आपको उस स्ट्रैटेजी का, हर एक स्ट्रैटेजी का अलग अलग रूल होता है कि वहाँ पे एंट्री कब लेंगे, एग्जिट कब करेंगे, ये एक पूरा एक रूल होता है। तो उसमें एक टाइम फिक्स्ड होता है कि कहाँ पे मुझे एंट्री करना है और किस पॉइंट पे मुझे एग्जिट कर जाना है, ठीक है। जैसे कि एक एस नाम का स्ट्रैटेजी है, एस नाम का स्ट्रैटेजी है, इसका विन रेशियो 50% है कि आप 10 बार ट्रेड लोगे तो आप 5 बार जरूर पैसा कमाओगे। तो ये अगर आप 10 ट्रेड में से, अगर आप 10 ट्रेड करते, 3 3 6 2 8 तो 10 ट्रेड करते हैं, और यहाँ पे मैं एक टर्म इनिशिएट करता हूँ, रिस्क रिवार्ड
किसको बोलते हैं, रिस्क रिवार्ड उसको बोलते हैं। जैसे मैंने 1 रुपया रिस्क पे रखा और अगर मेरा रिवार्ड का चांस सिर्फ 1 ही रुपया है, तो क्या मैं यहाँ पे अगर मैं 5 ट्रेड में प्रॉफिटेबल होता हूँ, 5 ट्रेड में प्रॉफिटेबल होता हूँ और 5 ट्रेड में लॉस करता हूँ, तो क्या ये स्ट्रेटजी एस मुझे पैसा कमा के देगा? नो, नेवर। क्योंकि मैंने 5 बार 5 रुपया कमा तो लिया, लेकिन 5 बार मैंने 5 रुपया गंवा भी दिया। तो इस तरह से यह स्ट्रेटजी मुझे कोई पैसा कमा के नहीं देता, बिकॉज यहाँ पे उल्टा मुझे ब्रोकरेज चार्ज अलग से भरना पड़ा। तो अगर किसी स्ट्रेटजी का विन रेशियो सिर्फ 50% है, तो उसमें आपको मोर देन 1:1 अचीव करना पड़ेगा टू अर्न मनी, राइट? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे कि मनी मैनेजमेंट उसको बोलते हैं, जैसे कि सपोज किसी के पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, कोई आदमी ये है, उसके पास 1 लाख रुपया है उसके पास, तो वो कितना रुपए को ट्रेड करे, ये मनी मैनेजमेंट बताता है कि कितना रुपए से वो ट्रेड करे। जैसे 1 लाख है तो 1 लाख से पूरे से ट्रेड नहीं करेंगे, उसका एक फिक्स्ड रूल होता है कि मुझे इतना परसेंट अपने 1 लाख का मुझे 30% यूज़ करना है, मुझे 40% यूज़ करना है, एक फिक्स्ड होता है। और इसी मनी के अकॉर्डिंग आपका रिस्क निकलता है और इसी मनी के अकॉर्डिंग आपका पोजीशन साइजिंग निकलता है कि आप कितने रुपए किसी भी ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर सपोज आपका 1 लाख का कैपिटल है और आप 30% यूज़ करते हो, यानी 30,000 रुपये पर ट्रेड यूज़ कर रहे हो आप, तो ये 30,000 ही बताएगा कि कितना मैं रिस्क लूँगा। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हमारा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग। ये होली ग्रेल ट्रेडिंग का, क्योंकि यही डिसाइड होता है कि आप मार्केट में सर्वाइव करोगे या फिर नहीं करोगे। सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। सपोज मेरे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपया है मेरे पास और मैं करता हूँ कि अपना हर एक टाइम 10% रिस्क रखता हूँ एक ट्रेड में। मीन्स 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 रुपये हर एक ट्रेड में रिस्क लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं 10 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स में लॉस कर देता हूँ, अगर मैं लॉस करता हूँ 10 ट्रेड्स में, तो ये तो अगर मैं 10% लेता हूँ रिस्क, तो ये पूरा अकाउंट, ये पूरा 1 लाख रुपये मेरा चला गया। तो इसलिए रिस्क मैनेज करने आना चाहिए। अब रिस्क मैनेज कैसे होता है? रिस्क मैनेज करने का तरीका ये है कि जैसे कि 1 लाख है तो एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है। जैसे बुक्स लिखा हो कि 1% रिस्क रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अलग अलग आदमी अब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाया, 2%, 3%, 4%, 5%, और इस जितना भी परसेंटेज में मैं लिख रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग वो अपना रिवार्ड भी लेता है। वो होता है एक ट्रेडर। उसका इसमें है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। जैसे मैंने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का एग्जांपल आपको बताया था, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कि अगर आपका कोई ऐसे स्ट्रैटेजी 50% टाइम ही पैसा कमा के देता है तो आपको मोर देन 1:1 अपना रिवार्ड बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था विन साइज। और विन साइज क्या होता है? विन साइज ये होता है कि अगर आपने सपोज फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, विन साइज होता है ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिवार्ड भी अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि ये एक लेवल हुआ, ठीक है, यहाँ से स्टॉक का प्राइस आता है, यहाँ ब्रेकआउट किया, किसी ने यहाँ बाई इनिशिएट किया, राइट, यहाँ पे किसी ने बाई इनिशिएट किया क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, और ये स्टॉक मूव करके ये का फर्स्ट टारगेट होता है, ठीक है। और ये एक लेवल में मैं एक और लेवल ड्रॉ करता हूँ। सपोज मैंने इस लेवल एक और लेवल ड्रॉ किया, ठीक है। अगर मैं इसको मानता हूँ 200 रुपये, ठीक है, इसको मानता हूँ मैं 100 रुपये, और इसको मानता हूँ मैं 50 रुपये, ठीक है। तो मैं अपना फर्स्ट टारगेट कहाँ रख रहा हूँ? मैं अपना फर्स्ट टारगेट इस पॉइंट पे रख रहा हूँ, और अपना मैं स्टॉप लॉस यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर 200 माइनस 100 करें तो कितने रुपए का मुझे प्रॉफिट है? 100 का, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ देखें तो 100 माइनस अगर 50 करें तो रिस्क कितना है हमें? 50 रुपये का। तो अगर इसका
रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:2 आएगा, 1:2 आया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ विन साइज क्या होता है। सपोज किसी ने कोई और ये स्टॉक जाके यहाँ पे हिट कर लिया, लेकिन कुछ ट्रेडर्स क्या होंगे यहाँ पे अपना एग्जिट मार देंगे, एग्जिट कर देंगे। लेकिन कुछ ट्रेडर क्या करेंगे कि इसको मौका देंगे कि और ऊपर जाने का, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, ये 1:2 बढ़ते जाएगा, लाइक 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे बढ़ेगा। तो आपका क्या होगा, विन का साइज बड़ा होगा। जैसे आप यहाँ पे 100 रुपये कमा रहे थे, लेकिन जब 1:3 होगा तो आप यहाँ पे कितना रुपये कमा पाएगा, सपोज 150 रुपये, है ना। इस तरह करके अपना विन साइज बढ़ाना चाहिए। फिर विन रेशियो होता है, वही विन रेशियो जो मैंने डिस्कस किया कि अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो, कंजिक्यूटिव 10 ट्रेड्स लेते हो, तो आपको कितने ट्रेड में प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, ये आपका रिस्क रिवार्ड डिसाइड करता है कि आपको कितने ट्रेड में एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ और उसमें अगर मैं 5 टाइम लॉस करता हूँ और 5 टाइम ही पैसा कमा पाता हूँ, तो मोर देन 1:1 का रिस्क रिवार्ड चाहिए, ठीक है। मोर देन 1:1 का रिस्क रिवार्ड चाहिए मुझे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेडिंग मेथड है। एक ट्रेड करने का एक मेथड होता है, एक वे होता है। कभी भी किसी मूड में ट्रेड नहीं करते, एक पीसफुल माइंड में ट्रेड करते हैं, एक शांत दिमाग में ट्रेड करते हैं कि यहाँ से टिप लेके वहाँ से टिप लेके किसी ने बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया कि हाँ बाई इनिशिएट करो, आपने बाई कर दिया, लेकिन क्या उसको पता है कि ये सच ऊपर जाने वाले हैं? किसी को नहीं पता होता कि कब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे, बस प्रोबेबिलिटी होता है कि ये ऊपर जाता है फिर नीचे जा सकता है। फिर होता है कि आपको एक मेथड डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अगर सपोज कोई PM नाम का स्ट्रेटजी है, अगर ये एम नाम का स्ट्रेटजी अगर इस चार्ट पैटर्न्स पे मुझे अगर इस चार्ट पे दिखता है, तभी मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, आज का दिन ऐसे छोड़ दूंगा। तो ये होता है आपका ट्रेडिंग मेथड, जो मैं इस चैनल पे हमेशा डिस्कस करते रहूंगा। फिर ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है? ट्रेडिंग प्रोसीजर ये होता है कि सपोज आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, जैसे कि आपको अपना खुद का होमवर्क करना होता है अ डे बिफोर मार्केट ओपनिंग। मतलब मार्केट आज सपोज मंडे को ओपन होने वाला है मार्केट, अगर मंडे को ओपन होने वाला है मार्केट, तो आपको संडे के नाइट या संडे के कभी भी आपको वो चार्ट आपको मार्केट एनालाइज करना पड़ेगा। वो मार्केट एनालाइज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको किस स्टॉक में ट्रेड करना है, कहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट है, कहाँ पे आपका लॉस है, ईच एंड एवरीथिंग पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। और ये ट्रेडिंग प्रोसीजर के कारण होता है, ठीक है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और दो ट्रेडर का कहानी मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है। एक ट्रेडर का माइंडसेट बहुत अच्छा है और एक ट्रेडर का साइकोलॉजी उतना अच्छा नहीं है। कोई स्टॉक का प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ आया और यहाँ पे जिसका साइकोलॉजी अच्छा है उसको मानते हैं P, और जिसका गंदा साइकोलॉजी है उसको मानते हैं D, ठीक है। D और P दोनों ने यहाँ बाई इनिशिएट किया, ठीक है। इस पॉइंट पे बाई इनिशिएट किया एट दिस लेवल, ठीक है। अब इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगा, तो D बहुत खुश हो रहा है और P अपने नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। और इन दोनों का टारगेट ये है, ये लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन, ठीक है। D भी एकदम खुश से ऊपर जा रहा है, यस मैं पैसा कमा रहा हूँ। P एकदम नॉर्मल कंडीशन में कि ये मेरा प्रॉफिट, ये लाइन पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड से। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ऊपर जाते जाते फिर से ये पुल बैक लेने लगता है। अब जैसे यहाँ पे पुल बैक लेने लगता है तो P नहीं घबराता है क्योंकि उसका साइकोलॉजी अच्छा है, वो नहीं घबराता है। D यहाँ पे घबराने लगता है कि अरे मेरा लॉस हो जाएगा, मैं पैसा जितना भी अर्न कर रहा हूँ वो मेरा पैसा चला जाएगा। तो D क्या करता है, यहाँ पे फियर के कारण इस पॉइंट पे एग्जिट कर देता है। D यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है, एग्जिट। लेकिन P क्या करता है, पेशेंस रखता है, एक अच्छे साइकोलॉजी के साथ एक अच्छे ट्रेडर का सिंबल दिखाते हुए वो वेट करता है और फिर से उसी प्राइस पे आता है जहाँ से उसने बाई किया, और फिर से यहाँ से बाउंस बैक करके एज अ सपोर्ट ये लाइन यहाँ पे क्या वर्क किया, सपोर्ट की तरह, और इसी तरह ये बाउंस बैक करके और इसका यहाँ पे टारगेट हिट कर देता है। तो अब समझ में आया कि क्यों साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। आपको फियर नहीं रखना है किसी चीज़ का, डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का।
फोमो नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने कोई ट्रेडर यहाँ पे बाई इनिशिएट नहीं कर पा, अरे मैं नहीं इनिशिएट कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। फोमो नहीं होना चाहिए कि फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस कर गया। मार्केट है, आज है, कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा। तो अपॉर्चुनिटी हमेशा आते रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हैं। अगर छूट गया तो छूट गया, कल फिर करेंगे। एक फिर जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। इन सभी चीज़ जब आ जाएगा किसी आदमी में, तो उसका साइकोलॉजी एक अच्छा साइकोलॉजी हो जाएगा और वो एक गुड ट्रेडर बन सकता है। उससे पहले मैं ये हो गया 7 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिया। मैं इस चैनल पे मंडे टू फ्राइडे इस पे मैं मार्केट एनालिसिस डालूंगा, डेली का डेली, एंड सैटरडे और संडे को मैं इस पे एजुकेशनल वीडियो पोस्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दिस लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।